जय हिंद साथियों। आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक ऐसा प्रश्न पत्र मैं आपके लिए साथियों लेकर आया हूं, जिस प्रश्न पत्र को अगर आप देख लेंगे तो आपकी तैयारी अगर 19 है तो 20 हो जाएगी, अगर 20 है तो साथियों 21 हो जाएगी। यानी कि एक ऐसे लेवल पर साथियों इस वीडियो को देखने के बाद आप पहुंच जाओगे जिस लेवल पर जाने पर साथियों सिलेक्शन होता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने साथियों सबसे पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस रखे हैं, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर के होंगे और उसके बाद साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और मैथ के बेस्ट कॉन्सेप्ट होंगे। तो इन तीनों विषयों का आप सभी को पता है कि ये तीन विषय आपसे पूछे जाएंगे आपके रियल एग्जाम में, और इन तीनों विषयों का निचोड़ देखेंगे आज की इस वीडियो में। यानी कि सभी किताबों का साथियों निचोड़, जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर एंट्री कर दी है और आप चाहते हैं आरपीएफ एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करना, तो इस सवाल का हर एक सॉल्यूशन, इस सवाल का हर एक जवाब, चाहे वो जीके का जवाब हो या साथियों मैथ और रीजनिंग का कोई कॉन्सेप्ट हो या कोई सॉल्यूशन हो, वो आपके मनोमस्तिष्क में कैसे मैं स्टोर कर देता हूं आप लोग देखिएगा। देखिए पहला सवाल है, इसका आंसर बताइए कि नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो निम्नलिखित में से केवल एक हो सकते हैं, वो कौन है बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों प्रधानमंत्री है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, जो वर्तमान समय पर उस समय पर होते हैं। अगला सवाल है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की किसकी जिम्मेदारी होती है, तो ये काम तो निर्वाचन आयोग करता है, निर्वाचन सूची वगैरह तैयार करना। उसके बाद देखिए किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, यानी कि अगर आपके एग्जाम में यह पूछा जाए भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। देखिए संगीत से संबंधित जो वेद है ना, वो सा से संगीत और सा से सामवेद ही है। अगले नंबर का सवाल देखिए कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो कहां पर साथियों महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था, मैं कहूंगा इनको कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कहां पर दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो साथियों कुशीनगर आपको बताना है। अगले नंबर का सवाल है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा है, तो ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। किसका नारा है, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। करो या मरो का नारा किसने दिया था मुझे बताइए। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही करो या मरो का नारा दिया गया था। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओणम त्योहार की जब हम बात करते हैं साथियों ये केरल में मनाया जाता है। कहां पर ओणम त्योहार, केरल में। अगला सवाल है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था, तो मैं कहूंगा नागासाकी पर भी गिराया था और हिरोशिमा पर भी गिराया था। यानी कि आपका सही जवाब अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि ये तो साथियों रिपीट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी रचना है। ये एग्जाम में साथियों बहुत आपसे पूछी जाती है, तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, तो बिल्कुल सही स्वामी दयानंद सरस्वती की ही रचना है। अगला सवाल देखिए कि भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, यानी कि लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है, तो ओडिशा में किया जाता है। उसके बाद देखिए भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, जो कहां पर स्थित है, सिंपल सा सवाल है, उसका सिंपल सा जवाब है इलाहाबाद के समीप स्थित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये निर्मित है, तो अगर बात करें साथियों किस नदी पर निर्मित है, तो मैं कहूंगा ये बेतवा नदी पर निर्मित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो भारत का जो प्रथम परमाणु उत्पादन ऊर्जा केंद्र है ये कहां पर है, ये तारापुर में। यानी कि आपका जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता नियुक्त करता है, यानी कि एक ऐसा उद्योग का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिस उद्योग में बहुत ज्यादा कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं, लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो क्या वो लोहा इस्पात उद्योग है, मैं कहूंगा नहीं। क्या वो वस्त्र उद्योग है, मैं कहूंगा बिल्कुल। यानी कि वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, यह आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए गुलाबी क्रांति की अगर बात करते हैं ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। किससे, झींगा उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। देखिए अगर अंडे उत्पादन की बात करें, यानी कि रजत क्रांति की अगर बात करें, तो रजत क्रांति का संबंध किससे है, रजत क्रांति का संबंध अंडे उत्पादन से है। लेकिन गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो
तो आलू उत्पादन से है। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि देश में, भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसको किन राज्यों में सबसे पहले अपनाया गया था? देखिए सबसे पहले कहां पर अपनाया गया था? राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। तो मैं कहूंगा इसलिए इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है कि कार्डेमम पहाड़ियां जो है ना, ये कहां पर है? क्या जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में है, केरल में या महाराष्ट्र में? तो जिनका आंसर यहां पर केरल है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। यानी कि जो कार्डेमम पहाड़ियां हैं ये कहां पर है? ये साथियों केरल में है। साथियों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग साथियों चैनल पर नए हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब मार के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपका एग्जाम है, विश्वास कीजिए, यकीन मानिए साथियों, ऐसा आपको पढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको दूंगा जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आपको बहुत अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगी, ठीक है ना। कम मेहनत के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी आपको कराऊंगा, जिससे आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकल सकता है। तो ये दोनों काम कर दीजिए। मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए लाइक कर दीजिए और अपने सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ लीजिए हो गया काम आपका। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। तो संसद का अधिवेशन की अगर बात करें, कौन बुलाते हैं साथियों? राष्ट्रपति बुलाते हैं। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो किसने ये साथियों कहा था? मैं कहूंगा ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। यानी कि अगर ये सवाल, ये पंक्तियां आपके सामने आती हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना ये एक निष्ठुर बर्बादी है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप साथियों मिलता है, तो कहां पर मिलता है? मैं कहूंगा अजंता में मिलता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिनका आंसर सी, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, आपके एग्जाम के लिए, आरपीएफ एग्जाम के लिए करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको साथियों जो आरपीएफ की क्लास कराऊंगा उसमें जीके जीएस भी होगी, उसमें करंट अफेयर भी होगी, एक ही क्लास में। मैं नहीं चाहता कि आपको जीके जीएस की अलग क्लास दूं, रीजनिंग की एक अलग क्लास दूं, मैथ की एक अलग क्लास दूं, नहीं साथियों, आपको मैं देना चाहता हूं एक ही क्लास में तीनों विषयों का निचोड़, ताकि आपको बार बार साथियों ना क्लास को अटेंड करना पड़े। एक क्लास में सब कुछ आपका रिवीजन हो जाए, सब कुछ आपका साथियों कंप्लीट हो जाए। तो अब इतने क्वेश्चन रीजनिंग हम लोगों ने जीके जीएस के कर लीजिए। अब साथियों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के लेटेस्ट, उनको देख लीजिए। देखिए अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल ये अभी लॉन्च किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये साथियों डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसे नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो साथियों किसको किया गया है? गोविंद मोहन इनका नाम है और गोविंद मोहन को ही नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कौन टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं? तो इनकी अगर बात करें साथियों, इनका नाम है मॉर्ने मॉर्कल, और मॉर्ने मॉर्कल ही टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। उसके बाद देखिए कि किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो किसने किया है साथियों? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा, तो कौन सा देश करेगा? अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना तो अपना भारत करेगा। यानी कि तीसरे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन करेगा? अपना भारत करेगा। अगला सवाल है कि किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो जब हम बात करते हैं थाईलैंड की, तो थाईलैंड देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है। उसके बाद देखिए किसने जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी कौन बने हैं साथियों? नलिन प्रभात इनका नाम है, और नलिन प्रभात ही साथियों जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी बने हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किसे स्टारबक्स का सीईओ बनाया गया है? तो स्टारबक्स का सीईओ किसे बनाया गया है?
ब्रायन निकोल की अगर बात करें ना, ब्रायन निकोल को ही स्टारबक्स का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब क्या होगा। देखिए देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया है, यानी कि बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश ने 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में साथियों मनाया है। उसके बाद देखिए किसने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है, तो ये काम किसने किया है, ये CR पाटिल ने ये काम किया। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे चुनिंदा करंट अफेयर के सवाल हैं और आप सभी जानते हैं 50 क्वेश्चन साथियों आएंगे आपके किसके, एक तो जीके जीएस इसमें होगी और इसमें साथियों करंट अफेयर होगी, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन बहुत अहम भूमिका निभाएंगे इसमें करंट अफेयर की, ये समझ लीजिए। कुछ नहीं साथियों, मेरा मानना है कि 12 से 15 सवाल तो आपके पूछा जाना चाहिए करंट अफेयर के, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगला सवाल है कि जियो पारसी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये किसने लॉन्च किया, ये साथियों किरण रिजिजू जी ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे, पारसी योजना पोर्टल ये किरण रिजिजू जी ने लॉन्च किया है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है, तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये कहां पर साथियों संपन्न हुआ है, 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, देखिए अब यहां पर आपके रीजनिंग के सवाल शुरू हो चुके हैं, तो इन सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखिएगा क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में, आपके रियल एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए यहां पर आपको दिखाया गया है कि ADFM को क्या लिख दिया गया है, CFHO लिख दिया गया है। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि CFHO को क्या लिखा जा सकता है। सबसे पहले आप यहां पर यह जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ADFM से CFHO कैसे लिखा गया। तो आपको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए, जिसके A1 पर होता है, D4 पर होता है, F6 पर होता है, M13 पर होता है। उसी प्रकार C3 पर होता है, F6 पर होता है, H8 पर होता है और O15 पर होता है। अब यहां पर देखिए 1 से ये 3 हुआ यानी कि 2 बड़ा है, 4 से 6 हुआ है 2 बड़ा है, 6 से 8 हुआ है 2 बड़ा है और 13 से 15 हुआ है 2 बड़ा है, यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ही बढ़ाना है। C में 2 बढ़ाएंगे साथियों क्या आ जाएगा, आपका E आ जाएगा, और F में 2 बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और H में जो 2 बढ़ाएंगे J आ जाएगा, और यहां पर O में 2 बढ़ाएंगे Q आ जाएगा। अगला काम आपको ये करना है, ऐसा ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है, EHJQ आपका ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर B मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब इस सवाल को देखिए कि 1 से यहां पर 1 बना दिया गया है, तो 10 से यहां पर क्या बनाया जा सकता है, 12, 110, 210 या साथियों 1000, मुझे बताइए। अब ये सवाल साथियों बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आएगा कि भाई सबसे पहले 1 से 1 बना दिया गया है तो 10 से 10 बनाना चाहिए, लेकिन यहां पर 10 कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। अब देखिए हमें 1 से जबरदस्ती 1 बनाना पड़ेगा। देखिए अगर हम यहां पर साथियों क्या करते हैं, देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें तो क्या आना चाहिए साथियों, 100 आना चाहिए, लेकिन 100 ऑप्शन में नहीं है। अब नहीं है तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरे अगर बात करें साथियों, अगर 1 का हम क्यूब करते हैं तब भी 1 आता है, और 10 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्या 1000 ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल 1000 ऑप्शन में है। तो लॉजिक जो यहां पर लगा था वो मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि उत्तराखंड का संबंध जैसे देहरादून से है वैसे ही मिजोरम का संबंध किससे होगा, साथियों मुझे बताइए। आइजोल से, कोहिमा से, शिलोंग से या दार्जिलिंग से, बताइए। आप सभी को मालूम होना चाहिए जैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उसी प्रकार साथियों मिजोरम की राजधानी क्या है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो मैं कहूंगा आइजोल कहीं पर अगर ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए में, और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछा जाता है। देखिए कि निम्नलिखित शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए, यानी कि सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, ई तो सभी में है, ई तो सभी में है। देखिए EM, 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 EL, EQ, तो मैं कहूंगा Q तो 17 पे आता है, L आपका जो है ना वो 12 पर आता है, M 13 पर आता है, तो मैं कहूंगा ये वाला सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि 4 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कौन सा आ जाएगा, देखिए EQ यानी कि ये 5 और 17 हो जाएगा। उससे पहले EM आना चाहिए। अब कौन सा EM, ये वाला EM, EMP यानी कि 16, ये भी 16, ये B 2 पर होता है, तो मैं कहूंगा साथियों उसके बाद ये आएगा यानी कि 3 आएगा। उसके बाद अगर बात करें साथियों कौन सा आ जाएगा, देखिए अब EM वाला ही आना है क्योंकि ये तो EQ बढ़ता ही है, बड़ा है ना, बाद में आएगा Q, तो EMP, ठीक है,
EMO O होता है 15 पर, L होता है 12 पर, तो ये 1 वाला पहले आ जाएगा यानी कि 1 यहाँ पर आ गया, और उसके बाद जाहिर सी बात है 2 वाला आएगा और फिर 5 वाला आएगा, यानी कि 2 आ गया और 5 आ गया। तो अब आपको ये देखना है कि 43,125 कहां पर लिखा हुआ है। मैं कहूंगा 43,125 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, अब यहां पर आपको पता, यहां पर आपको साथियों क्रम से लगाना है। कैसे लगाना है साथियों? आपको क्रम से लगाना है कि सबसे पहले क्या बुआई होती है, जुताई होती है, कटाई होती है या निराई होती है। अगर बात करें साथियों, सबसे पहले किसी ना किसी चीज को बोया जाता है। क्या किया जाता है? बोया जाता है, ठीक है ना। तो बोया जाता है या जुताई की जाती है? नहीं, बोया नहीं जाता। बोने से पहले साथियों जुताई की जाती है। जैसे मान लीजिए खेत पड़ा हुआ है, अब बीज डालने से पहले इसकी थोड़ी सी जुताई करेंगे, मतलब जैसे कि मिट्टी को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे हल से। तो मैं कहूंगा सबसे पहले जुताई हो जाएगी, उसके बाद उसमें बीजों की बुआई होगी, ठीक है। बीज बोए जाएंगे, तो ये दो के बाद साथियों 1 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें निराई होगी या कटाई होगी, निराई मतलब निराई होगी उसके बाद, यानी कि 4 आ जाएगा, और उसके बाद फसल बनकर तैयार हो जाएगी, फिर उसको काट लिया जाएगा यानी कि कटाई हो जाएगी। तो 2143 कहां पर लिखा हुआ? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, तो ये आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए एक आपके सामने सवाल है, नंबर सीरीज वाला सवाल है। आपको कहा जा रहा है कि 3 से 13 हुआ है, 13 से 31 हुआ है, 31 से 57 हुआ है, 57 से 91 हुआ है, और 91 से 133 हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि उसके बाद आपको बताना भाई साहब यहां पर कौन सा नंबर आएगा। चलिए, तो यहां पर आपका साथियों क्या राइट आंसर हो सकता है, देखिए और एक बार बताइए कि आपका राइट आंसर क्या है। जिन लोगों ने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को तुरंत आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए इस सवाल की अगर हम बात करते हैं कि 1 से, सबसे पहले मैं आपको यहां पर थोड़ा सा सफाया कर लेता हूं। देखिए यहां पर अगर बात करें, लिखा हुआ है कि 3 से 13 कैसे हुआ है, फिर 13 से 31 होना चाहिए, और 31 से साथियों 57 होना चाहिए। अगर मैं कहूं इसको निप को थोड़ा सा पतला कर लेता हूं, देखिए 3 से ये जो 13 हुआ है ना, 3 से जो साथियों 13 हुआ है, मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक तरीके से साथियों 3 + 1 हो जाएगा। क्या? 3 + 1 हो जाएगा, और उसके अलावा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 9 4 आपका 13 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अब 13 से 31 कैसे हुआ है साथियों? 13 से 31 की अगर बात करते हैं तो इसमें साथियों सबसे पहले क्या होगा? देखिए 3 + 1 हो गया, ये आपका हो जाएगा 5 + 1, 5 + 1, और यहां पर प्लस में आ जाएगा साथियों 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 25 6 31 हो जाएगा। अब 3 + 1 आया, 5 + 1 आया, अब यहां पर आ जाएगा साथियों 7 + 1, 7 + 1, और यहां पर क्या आया? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 7 7 49, 49 और 8 कितने हो जाएंगे? 57 हो जाएंगे। उसी प्रकार यहां पर अगर बात करें 3 + 1, 5 + 1, 7 + 1, अब आ जाएगा 9 + 1, यानी कि 9 + 1 आ जाएगा, और इसमें किसका स्क्वायर साथियों एक तरीके से जुड़ जाएगा? 9 का स्क्वायर जुड़ जाएगा। ठीक है ना, आप लोग देख पा रहे हैं 3 + 1 3 का स्क्वायर, 5 + 1 5 का स्क्वायर, 7 + 1 7 का स्क्वायर, 9 + 1 9 का स्क्वायर, तो ये आपका 81 और 10 91 हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करें 11 + 1 आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 121 + 12 कितना हो जाएगा? 3 3 1, यानी कि 133 आ गया। अब यहां पर अगर बात करें साथियों क्या आ जाएगा? 11 का हो गया, यानी कि अब 13 + 1 आ जाएगा, 13 + 1 और 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है कितना? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, और ये 14 यहां पर इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? ठीक है, यहां पर 7 8 आपका यानी कि 183 आ गया। तो यहां पर जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? वो 183 आएगा। और 183 कौन से ऑप्शन में है? आप लोग भी देख पा रहे होंगे 183 ऑप्शन नंबर सी में है, तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगर ऐसा सवाल आता है, इस लॉजिक पर आधारित सवाल आता है, तो मैं कह सकता हूं कि 60 to 70% बच्चे लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने अगर पहले से पढ़ लिया है, इसको देख लिया है, तो मेरा मानना है कि आपको करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी इस सवाल को नहीं होगी। देखिए यहां पर 8 से 16 हुआ है, 16 से 48 हुआ है, 48 से 96 हुआ है, 96 से 281 हुआ है, 281 से 576 हुआ है, 576 से आपको बताने कि यहां पर साथियों क्या आ जाएगा। चलिए
तो सिंपल देखिए 8 से 16 हुआ है तो मैं कह सकता हूं यहां पर हम 2 की अगर गुणा करा दे तो 16 हो जाएगा। 16 से 48 कैसे हुआ, अगर यहां पर 3 की गुणा करा दे तो 48 हो जाएगा। क्या 48 में साथियों 4 की गुणा कराए? नहीं साथियों, 48 दूना कितने होते हैं? 96 होते हैं। और 96 में कितने की गुणा कराए तो 288 आएगा। एक बार देखिए 3 से कराइए, ठीक है ना, 3 से कराइए, 6 3 18 आपका हो जाएगा, 9 3 27 और 1 28 बिल्कुल साथियों, ठीक है। यानी कि यहां पर 3 की गुणा होगी। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, पहले 2 की गुणा कराई गई, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 3 की। तो अब यहां पर किसकी गुणा होगी? 2 की, यानी कि 288 की 2 से गुणा कराओगे 576 आएगा। देखिए 8 दूना 16, 16 का 6 आ चुका है, यानी कि यही लॉजिक होगा। लेकिन अब यहां पर 3 की गुणा होगी, तो मैं कह सकता हूं 576 की जब हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 6 3 18, 7 3 21 और 22 और 5 3 15 और 17, यानी कि 1728 का कहीं ऑप्शन में, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में, यानी कि जिनका आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। अब देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए बताइए सही जवाब क्या है। सबसे पहले 9 आ गया है, क्या आ गया है साथियों? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, 1 सेकेंड, ये लीजिए। तो सबसे पहले क्या आ गया है? सबसे पहले 9 आ गया है, उसके बाद 13 आ गया, उसके बाद 22 आ गया, उसके बाद आपको बताना है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। फटाफट साथियों बताइए मुझे। चलिए इसको साथियों नंबर सीरीज भी हम बना सकते हैं, यानी कि 9 13 22 और आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है साथियों, सिंपल सा उसका जवाब होना चाहिए। देखिए अगर हम 9 में 4 जोड़ देते हैं तो ये 13 बन जाता है। अगर हम साथियों 13 में कितना जोड़ देते हैं, 13 की अगर बात करें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 में 4 जोड़ देते हैं तो 13 आ जाता है। 13 में कितना जोड़ देते हैं? 9 जोड़ देते हैं तो 22 आ जाता है। 22 में कितना जोड़ेंगे जो हमें ये नंबर प्राप्त होगा। देखिए कहीं ना कहीं ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो यहां पर जाहिर सी बात है 4 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, यानी कि 22 में 16 जुड़ेगा तो हमें आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा साथियों। यहां पर 38 आ जाएगा। क्या 38 कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले नंबर का सवाल है अब आपकी स्क्रीन पर, अब उसी टाइप का आ गया साथियों आपके सामने फिर से सवाल। 25 है, 25 से 49 हुआ है, 49 से 81 हुआ है, तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं 25 49 81। आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए ये 5 का स्क्वायर है, सिंपल सी बात है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, तो 5 6 7 8 9, तो 11 का यहां पर स्क्वायर आ जाएगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है, तो 121 हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से साथियों क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं? मैथ के क्वेश्चन से यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुत टॉप लेवल के। कहने कि यदि कोई संख्या 10% बढ़ा दी जाती है तो वो संख्या कितनी हो जाती है? वो 242 हो जाती है। कहती मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या पूछी जाए कभी भी, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो यदि कोई संख्या 10% बढ़ा दी जाती है, यानी कि मैं कह सकता हूं मूल संख्या आपकी 100% होगी, बिल्कुल 100% होगी। 10% बढ़ाएंगे यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी? 110% हो जाएगी। और जब 110% यानी कि 10% बढ़ा दी जाती है तो वो संख्या 242 हो जाती है। यानी कि मूल संख्या क्या है? यानी कि 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो साथियों 110% की वैल्यू 242 है, तो 100% की वैल्यू पता आप कैसे निकालेंगे? मैं आपको बता देता हूं 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 100% बराबर 242 बटे ये यहां पर 110 था, 110 नीचे आ जाएगा और गुणा साथियों 100 से हो जाएगी। इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 जाएगा 11 दूना 22, यानी कि 22 की गुणा 10 से होगी तो कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। मैं कहूंगा मूल संख्या कितनी थी? 220 थी, इसलिए जिनका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, लिखा हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 25 40 या 56 से अगर भाग करने पर भाग किया जाए तो शेषफल जो है प्रत्येक मामले में 13 बचे। देखिए अगर आपसे यह पूछा जाता कि एक ऐसी संख्या बताइए मुझे कि जिसको 25 से 40 से या 56 से भाग करे तो शेषफल कुछ ना बचे, अगर ऐसा आपसे पूछा जाता तो आप पता क्या करते? ठीक है, तो आप 25 का क्या साथियों यहां पर अगर बात करें 25 40, क्या 25 40 56 का आप क्या निकाल देते? एलसीएम साथियों आप निकाल देते। तो एलसीएम इसका निकाल देंगे, इसका एलसीएम 2 से निकाले तो 25 आ जाएगा, यहां पर 20 आ जाएगा, 2 दूना 4,
2 दूना 4, 2 अट्ठे आपका 16 हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा। फिर से अगर 2 से कट करें तो 25 आ गया, 2 दूना 4 आ गया, 2 सत्ते 14 आ गया, 2 से एक बार और कटेगा, ठीक है ना। देख लीजिए 25 आ गया, 2 एकम 2 आ गया, 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 5 से काट लें, 5 से काट लेते हैं, 5 पंजे 25 आ जाएगा, 1 और 7 आ जाएगा। अब एक बार 5 चाहिए होगा और एक बार 7 चाहिए होगा। अब इसकी गुणा करा लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंजे 80। अब 80 की गुणा किससे करा लीजिए? 35 से। तो 80 की गुणा किससे करा लीजिए? 35 से करा लीजिए 80 की गुणा। देख लीजिए, या ऐसा करो 35 की गुणा 8 से करा लो, 0 लगा देना, 0 लगा देना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है, 0 हमने लगा दिया। 8 तियां आपका 24 हो जाएगा, 24 25 26 27 28, यानी कि 2800 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? यहाँ पर अगर बात करें कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए एक बार देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है, 16 पंजे कितना हो जाएगा? 16 पंजे आपका 80 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40 आ गया, ठीक, 8 कुमार 16, 8 3 24, ठीक है साथियों, ठीक है। देखिए यहां पर एक मिस्टेक हो गई है साथियों, यहां पर मैंने जो है ना वो 2 एकम 2 1 आना चाहिए और 0 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा साथियों, यहां से इसको एक तरीके से डिलीट करूंगा, ठीक है, डिलीट करूंगा यहां से, और यहां से दोबारा बनाना एक तरीके से स्टार्ट करूंगा। छोटी सी एक दिक्कत हो गई है, छोटी सी दिक्कत की वजह से साथियों बड़ी दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 25 आ गया, यहाँ पर 2 एकम 2, 0 10 आ गया और यहाँ पर 14 आ जाएगा। 2 से कट करें तो 25 का 25 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब अगर बात करें 5 से कट करें, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 7 आ गया। अब एक बार 5 आ जाएगा और एक बार साथियों 7 आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 8 पंजे 40, ठीक है। अब 40 की गुणा किससे करा लो? 35 से करा लो, यानी कि 35 की गुणा 4 से करा लो। 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 तियां 12, 13 14 हो जाएगा, यानी कि 1400 आपका हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 25 को 1400 से भाग करे तो कोई शेषफल नहीं, 40 को 1400 से भाग करे तो 0 शेषफल या कोई शेषफल नहीं, 1400 को अगर 56 को 1400 से भाग करें तो 0 शेषफल बचेगा। लेकिन अब अगर हम इस 1400 में 13 जोड़ लेते हैं, यानी कि 1413 हो जाता है। तो अब अगर साथियों इस 1413 को 25 से भाग करोगे तो 13 शेषफल बचेगा, या 40 को 1413 से भाग करोगे तो 13 शेषफल बचेगा, 56 को 1413 से भाग करोगे तो साथियों 13 शेषफल बचेगा। तो 1413 ही तो आपका आंसर हो जाएगा। 1413 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए यहां पर कहा गया है कि एक घड़ी में 4:30 हो रहा है। तो मैं साथियों एक घड़ी बना लेता हूं, यहां पर एक घड़ी बना लेता हूं। ये 12 बजा दिया, 6 बजा दिया, 3 बजा दिया और 9 बजा दिया, कहने के 4 बजकर, तो साथियों 4:30 हुआ है। तो एक तो साथियों मिनट वाली सुई यहां पर होगी और घंटे वाली सुई तकरीबन यहां पर होगी, ठीक है ना। चलिए तो कह रहे हैं कि यदि घंटे की सुई ये वाली है, घंटे की सुई उत्तर में है। अरे भाई अभी तो घंटे की सुई उत्तर में तो नहीं है, ठीक है, घंटे की सुई उत्तर में नहीं है, घंटे की सुई आपकी किधर है? ये पूरब और दक्षिण में। कह रहे हैं कि मान लीजिए घंटे में है, घंटे की सुई उत्तर में है, तो मिनट की सुई किस दिशा की तरफ होगी? अब पता क्या करना है, ऐसे सवालों को क्या करना है, मान लीजिए घड़ी की सुई अभी ये है और इसको उत्तर की दिशा की तरफ करना है, तो ये कितने डिग्री आपने बढ़ाया? इधर अगर करेंगे, देखिए सॉरी, अगर बात करें इधर करेंगे तो ये आपने 90 बढ़ा दिया, ये 90 बढ़ा दिया और ये 35 बढ़ा दिया, यानी कि 90 35 यानी कि 135 डिग्री आपने इधर को बढ़ा दिया। इस वाली सुई को अगर उत्तर की तरफ ले जाना हो तो आपने 135 डिग्री आप बढ़ाएंगे। तो पूछा जा रहा है तो मिनट की सुई किधर होगी? तो मिनट की सुई में भी तो चेंजेस होंगे। मिनट की सुई अभी इधर को है, इसमें भी 135 डिग्री जब आप बढ़ाओगे तो क्या किधर को होगी? ये 90 डिग्री हो जाएगी, इधर की तरफ ये 90 डिग्री हो जाएगी और ये 45 डिग्री हो जाएगी। तो मैं कहूंगा साथियों कि मिनट की सुई इस तरफ होगी और ये दिशा क्या कहलाई जाती है? ये दिशा आपकी पूर्व होती है, ये दिशा आपकी उत्तर होती है। तो उत्तर पूर्व की तरफ आपकी मिनट की सुई होगी और उत्तर पूर्व कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्व साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या होगा? यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। मेरा मानना है कि आप समझ चुके होंगे साथियों जो चीज मैं आपको समझाने वाला था। उसके बाद देखिए ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, तो जो कहा जा रहा है उसको कर लीजिए। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसको कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। यानी कि यदि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो आधा काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए यहां पर आपको एक ऐसा नंबर लेना होता है जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, तो मैं कहूंगा वो एक नंबर 60 होगा। अब कितनी कितनी बार में आएगा वो भी लिख देंगे, 20 तिया 60 और 30 दुना। अब इसका मतलब पता ये क्या है, ये 60 क्या होगा, ये वाला नंबर ये होगा साथियों टोटल काम। ये क्या होगा, ये होगा टोटल काम। और ये 3 पता क्या होगा, ये ए जो है ना, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो कहा यह जा रहा है कि एक साथ काम अगर शुरू करते हैं, यानी कि देखिए ए कितना काम करता है 3 और बी कितना काम करता है 2, तो अगर दोनों की बात करें दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं 5, तो कह रहे हैं कि अगर दोनों काम करते हैं तो आधा कार्य कितने दिनों में होगा। पूरा कार्य कितना है 60 है, आधा कार्य कितना होगा 30 होगा। यानी कि अगर डेली दोनों के द्वारा 5 काम किया जाता है और आधा काम 30 है तो कितने दिन में निपट पाएगा ये काम। मैं कहूंगा साथियों 5 छंग 30 यानी कि 6 दिन में ये काम निपट पाएगा। तो 6 दिन आपका क्या होगा, 6 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। इस सवाल में थोड़ी सी दिक्कत है साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि ये सवाल कैसे होना चाहिए। 1 + 27 बटे 169 ये अंडर रूट में ही है, बराबर 1 प्लस आपका x बटे 13, ठीक है ना, इतना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा, बताइए। चलिए अब देखिए यहां पर अगर बात करें ये 27 बटे 169 है, अगर 169 की गुणा इसमें करेंगे तो 169 प्लस 27 कितना हो जाएगा। मैं आपको एक स्टेप बढ़ती बता देता हूं। देखिए 169 प्लस आपका 27 और भाग कितना आ जाएगा, 169 ही रहेगा, ठीक है, बराबर 1 + x बटे 13। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए 169 और 27 कितना होता है जरा देख लीजिए। 169 27 कितना होता है, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 7 8 9 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। यानी कि अंडर रूट में अब कितना आ जाएगा, 196 बटे कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा, बराबर 1 + x बटे 13 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर साथियों हम लोग आ गए अगले स्टेप में। 196 होता है 14 का स्क्वायर और 169 होता है 13 का स्क्वायर, यानी कि बाहर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 14 बटे 13 निकलेगा, बिल्कुल बराबर 1 + x बटे यहां पर 13 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब अगला स्टेप देखिए साथियों, देखिए ये आपका 14 बटे 13 है, ये बराबर के उधर है ना प्लस का, x बटे 13 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि x बटे 13 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें आपको x का मान निकालना, याद रखिएगा। अब देखिए नीचे 13 है तो नीचे 13 एक बार आएगा और ऊपर क्या है 14 - x है, ये आ जाएगा, यानी कि यहां पर 1 आ जाएगा। अब मैं कह सकता हूं साथियों, इसको थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए ना, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए अब अगला स्टेप क्या होगा साथियों, अब ये 13 की गुणा 1 से हो जाएगी, यानी कि 14 - x बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। माइनस का x बराबर 13 या प्लस का है ना 14 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि देखिए अब इसमें से 1 घटेगा और क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का x रहेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वो के प्लस का है। तो मैं कहूंगा x का मान आपसे पूछा जा रहा था, x का मान आपने बता चुके हो। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। किसी धनराशि का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज निकलता है, साधारण ब्याज निकलता है, वो 1200 रुपए है। तो उसी राशि का उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है साथियों दर कितनी है, 5% है। आपके पास है समय यानी कि टी कितना है, यानी कि समय कितना है साथियों, 3 वर्ष है। आपके पास है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आपके पास 1200 है। तो एक काम करो साथियों, आप क्या निकाल लो, आप मूलधन निकाल लो। सबसे पहले आप मूलधन निकाल लो, यानी कि आप पी सबसे पहले निकाल लो। तो मैं कहूंगा साथियों मूलधन कैसे आप निकाल सकते हैं, PRT बटे 100 भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो साथियों साधारण ब्याज बराबर PRT
बटे 100 आपका हो जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज कितना है 1200 है, बराबर पी कितना है, पी ही तो ज्ञात करना है, आर कितना है, आर साथियों 5 है, और टी कितना है 3 है, बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको अगर कट करने पर है 5 एकम 5, 5 दूना 10, और ये आ गया साथियों। अब देखिए ये अब देखिए साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, अब इसको ऐसा करो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी कि 400 आ गया, ये भी कट गया, यहाँ पर 20 है, तो 400 की गुणा 20 से होगी, वो क्या आ जाएगा, वो आपका मूलधन आ जाएगा। तो 4 दूना 8 आ गया और 3 जीरो लगे हैं, 3 जीरो लगा दिया, यानी कि 8000 आपका क्या आ जाएगा साथियों, मूलधन आ जाएगा। तो बस इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मूलधन आपका जो निकला है वो कितना निकला है, वो साथियों 8000 निकला है। कितना निकला है, वो आपका 8000 निकला है। तो 8000 आपका मूलधन निकल आया। अब कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है, तो वही वाला सूत्र लगा दीजिए, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अब साथियों अगर बात करें साथियों, देखिए ए निकाल लीजिए, मिश्रधन निकाल लीजिए, मूलधन कितना है 8000 है, और 1 प्लस आर कितना है 5% है, बटे 100 की पावर 3 हो जाएगा। 5 एकम 5 और ये आपका क्या हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 20 एकम 20 और 21, 21 बटे 20 पावर 3 है ना, तो इसको 3 बार लिख लीजिए, 21 बटे 20, 21 बटे 20 और 21 बटे 20 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8000 आ जाएगा। ये आपका मिश्रधन निकलेगा। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। और आप सभी को मालूम होना चाहिए साथियों, अब 21 गुणा 21 क्या होता है, यानी कि 21 का क्यूब कितना होता है 9261 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या आपका आ गया, ये आपका ए आ गया, यानी कि मिश्रधन आ गया 9261। अब देखिए आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करोगे। मूलधन कितना है साथियों 8000 है, तो जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर इसको साथियों घटाने पर हम लोग आए तो 1261 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, 1261 यहां पर आ जाएगा। तो 1261 आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 1261 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि दो संख्याओं का योग 37 है। चलिए तो जितना कहा जा रहा है उतना कर लीजिए। मान लीजिए दोनों संख्या, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों का योग यानी कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो 37 आता है। यानी कि अगर उनके वर्गों का अंतर मतलब माइनस उनके वर्गों का अंतर, इनका वर्ग कर दें एक्स स्क्वायर, यही तो होगा वर्ग, और दूसरे वाले का वर्ग कर दे, इन दोनों का अंतर यानी कि जब माइनस कराओगे तो कितना आता है, तो 185 आता है, ऐसा यहां पर कहा गया। तो कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, दोनों संख्याओं का अंतर ये हो जाएगा। ये आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको दिया गया है x प्लस वाई का मान, आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान, आपसे पूछा जा रहा है कि x माइनस वाई क्या होगा। देखिए आपने एक चीज सुनी होगी, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई और x माइनस वाई, सुना है ना, बिल्कुल सुना है। तो अब यहां पर देख लीजिए वही काम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है 185 है, बराबर x प्लस वाई का मान कितना है 37 है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है x माइनस वाई, आपसे पूछा जा रहा है x माइनस वाई। तो इनको कैलकुलेट करके साथियों आप x माइनस वाई का मान निकाल सकते हो बहुत ही आराम से। तो 185 बटे क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा x माइनस वाई जाएगा। तो इसको साथियों आपको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना। देखिए मेरे हिसाब से 37 की गुणा अगर 5 से करेंगे, 37 की गुणा 5 से करेंगे 185 आ जाना चाहिए, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 3 15 18, यानी कि मैं कह सकता हूं 37 से कम 37 और 37 पंजे 185 होते हैं। यानी कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस आपसे पूछा गया था, x माइनस वाई का डिफरेंस आपसे पूछा गया था, वो निकल चुका है x माइनस वाई बराबर 5। ये आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।